वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर 1.92 आपको फिटमेंट फैक्टर दिया था 8 पे कमीशन का। अगर 8 पे कमीशन लागू होता है 2026 में तो 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया था। मैंने उस वीडियो में विथ प्रूफ बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 1.92 जो फिटमेंट फैक्टर कैसे आया, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया था, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक वीडियो लेकर आता हूँ। 8 पे कमीशन से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, उसमें जो भी न्यू अपडेट होती है वो भी होती है, ठीक है। तो आपने मुझे उसमें बहुत सारे कमेंट किए थे भैया 8 पे कमीशन लागू हो रहा है तो इससे क्या है कि कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन पेंशनर्स को क्या फायदा होगा, रेलवे पेंशनर्स को क्या फायदा होगा। रेलवे से रिलेटेड आपने बहुत सारे मुझे सवाल पूछे थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेकर आया हूँ कि कर्मचारियों को जितना फायदा होगा उतना क्या पेंशनर को होगा 8 पे कमीशन लागू होने पर या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। जो भी है डिटेल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। 8वां वेतन आयोग अभी तक लागू नहीं हुआ है और न ही इसकी सिफारिशें आई हैं, इसलिए ये सभी लाभ मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ अनुमानों पर आधारित है। रेलवे पेंशनर्स भी केंद्रीय जो पेंशनर्स हैं उनकी श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें वही लाभ मिलेंगे जो अन्य केंद्रीय पेंशनर्स को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है कि रेलवे जो कर्मचारी है उनका अलग नहीं है, ठीक है। पेंशन ये सभी केंद्रीय एक जैसे ही है, ठीक है। तो सभी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके पेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। पेंशन की राशि में सबसे बड़ी बढ़ोतरी जो कि फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर पेंशन की गणना के तरीके पर होता है, ठीक है, जिसे फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, आपको बताया था मैंने भी। यानी कि आपकी पुरानी बेसिक पेंशन को 2.57 से गुणा करके नई पेंशन तय हुई है, ठीक है। अब उम्मीद संभावना 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.80 या फिर 2.86 किए जाने की चर्चा है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से है, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको 1.92 ही लागू होगी या फिर 2.08 लागू होगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है, विद प्रूफ। लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स भैया कुछ भी बोल देते हैं, देखते हैं आप क्या बात आती है। अब यहाँ पर आता है 7वां वेतन आयोग 2.57 और 8वां वेतन आयोग जो कि संभावित है 2.86 से लागू हो सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसको देखिए जरा। पुरानी पेंशन है 20,000 रुपए। 8वां वेतन लागू होने के बाद आपका डीए शून्य हो जाएगी तो 20,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अभी नई मासिक पेंशन जो है, फिलहाल बेसिक पेंशन 20,000 रुपये चल रही है और 8वें वेतन आयोग में भी 20,000 रुपये चल रही है, ठीक है। अब नई मासिक पेंशन जो कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 20,000 में 2.57 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 51,400 रुपये बन रही है, ठीक है। अब 8वें वेतन आयोग में उसको 20,000 से 2.86 का गुणा करेंगे 57,200 रुपये आएगी, ठीक है। कितना पेंशन बढ़ा आपका, 5800 रुपये बढ़ा और 51,400 से 57,200 रुपये हो गया, ठीक है। अब सरल भाषा में देखिए, इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन की गणना के लिए एक बड़ा आधार मिलेगा जिससे आपकी मासिक पेंशन सीधे और काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर 2.86 लागू होता है तो आपकी मासिक पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब महंगाई राहत देख लेते हैं। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तब कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल रही पूरी महंगाई राहत डीआर को उनकी मूल पेंशन में मिला दिया जाता है और फिर एक नए सिरे से डीआर की गणना शून्य से शुरू होती है, ठीक है। मतलब आपकी जो डीआर है, महंगाई राहत डीए है, ठीक है, जो महंगाई भत्ता है आपको मिलता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। आपकी जो मूल वेतन है, पेंशनर्स की बात करें तो डीआर को उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए जब 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तब महंगाई राहत डीआर 50% हो चुकी थी, ठीक है। अब ये डीआर यहाँ पर लिखा गया है, मुझे लगता है ये डीए है, थोड़ी सी मुझे लिखने में गलती हो गई। अब देखिए यहाँ पर 7वां वेतन आयोग के बाद विलय से पहले, ठीक है, विलय से पहले यानी कि 8वां वेतन अभी लागू नहीं हुआ है तो 7वां वेतन जब चल रहा है तो आपकी जो मूल पेंशन है वो 51,400 रुपये है, ठीक है। अब जब 8वां वेतन आयोग हो गया, विलय हो गया, आपका जो डीए है वो आपकी बेसिक सैलरी में विलय हो गया, जो कि बेसिक पेंशन चल रही है उसमें विलय हो गया, तो आपकी जो पेंशन कितनी 77,100 रुपये बन गई, ठीक है। अब डीए आपका 50% चल रहा है तो 50% 51,400 का 50% तो कितना होता है, यहाँ पर 25,000 के समथिंग बनता है,
ठीक है, 25,000 26,000 की समथिंग, तो 77,100 रुपये हो गई। ठीक है, डीआर जो है आपका डीए है वो 50% है आपका, 51,400 का 50% होता है तकरीबन 25,700 रुपये। अब भैया यहाँ पर क्या हुआ, 8वें वेतन आयोग जब लागू हुआ तो आपका जो डीए है वो जीरो हो गया ऑलरेडी, क्योंकि मिला दिया गया है। तो 77,000 आपका जो डीए है 8वें वेतन आयोग में 77,100 ही रहेगा, इसमें कोई गुणा नहीं होगा। ठीक है, इसका 50% नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसका जो 50% निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन डीए जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है तो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो जीरो होने पर आपकी मूल जो पेंशन है वो 77,100 ही रहेगी। भले ही कुल राशि तुरंत न बढ़े, लेकिन आपकी मूल पेंशन यानी कि बेसिक पेंशन का आधार हमेशा के लिए बड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्या है, भविष्य में जब आपका डीए बढ़ेगा तो वह इस बड़े आधार पर लगेगा, जिससे आपको आगे जाकर फायदा ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आपका डीए जीरो हो गया क्योंकि वेतन आयोग लागू हुआ है, लेकिन इसके बाद जब आपका डीए प्लस होता जाएगा धीरे धीरे 5-7 सालों में 50% हो जाएगा, तो आपका 77,100 कितना बढ़ जाएगा 50% के हिसाब से। तो फिलहाल ये बात है। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पर न्यूनतम पेंशन में भी भारी उछाल आएगा। मतलब अगर आपकी पेंशन कम है तो भी भारी उछाल आने की पूरी संभावना। सबसे निचले स्तर के पेंशनर्स को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ जाएगी। कैसे, एक और चार्ट देखिए। 7वां वेतन आयोग जब आपकी न्यूनतम पेंशन कितनी थी, 9,000 रुपये। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो 25,000 से 26,000 तक हो जाएगी। अब देखिए कैसे, अगर किसी रेलवे कर्मचारी की पेंशन अभी न्यूनतम 9,000 है तो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर वह बढ़कर 25,000 से भी ऊपर हो सकती है। यह छोटे पेंशनर के लिए बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा होगी। ठीक है, मतलब उनको ज्यादा लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है यहाँ पर। चौथा पॉइंट है कम्यूटेशन पेंशन। कम्यूटेशन पेंशन वह राशि होती है जो पेंशनर्स रिटायरमेंट के समय एक मुश्त ले लेता है। ठीक है, जिसके बदले हर महीने पेंशन में कुछ कटौती होती रहती है। ठीक है, जैसे क्या है कि ये कम्यूटेशन पेंशन में क्या होता है, एक मुश्त राशि जैसे कि जो लास्ट में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है वो एक साथ ले लेता है। इससे क्या है कि आपकी पेंशन जैसे कि 50,000 मिल रही थी तो वो हो सकता है कि 40,000 मिले, क्योंकि 10,000 करके आपने एक मुश्त ले लिए, इसलिए यहाँ पर आपकी पेंशन में से कटेंगे। उम्मीद क्या है, पेंशनर्स लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि इस कटौती को बहाल रिस्टोर करने की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए। अब देखिए 15 साल से 12 साल की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। यदि यह मांग मान ली जाती है तो रेलवे पेंशनर्स को 15 साल के बजाय केवल 12 साल ही अपनी पूरी पेंशन राशि को वापस मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 15 साल से अगर 12 साल कर दिया जाए तो आपकी पेंशन बढ़ जाएगी अपने आप। आपकी पेंशन अगर 50,000 है तो वो 60,000 अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जो आपको 50,000 करके 15 साल तक मिलना था वो 12 साल में मिल जाएगा, तो 10,000 एडजस्टमेंट हो जाएगा अपने आप, तो 60,000 रुपए हो सकती है। अब अन्य सुविधाएं और भत्ते जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो देख लेते हैं। रेलवे पेंशनर्स को वेतन आयोग से अन्य गैर वित्तीय लाभों में भी सुधार की उम्मीद है, जैसे कैशलेस चिकित्सा सुविधा। रेलवे हॉस्पिटल और अनुबंधित हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा को और बेहतर और पूरी तरीके से कैशलेस बनाने की सिफारिश आ रही है। कैशलेस का मतलब ये है कि कैश ही देना पड़ेगा आपको, ये पहले योजना थी। ठीक है, पहले की जो वो थी, पहले का नियम था वो था केस देना पड़ता था आपको, लेकिन यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि कैशलेस बनाओ, यानी कि फोन पे वगैरह या फिर डेबिट कार्ड से हो सकता है इलाज, ऐसा कुछ बनाओ। ठीक है, समान लाभ। ऐसी सिफारिशें हो सकती है कि पुराने और नए रिटायर्ड हुए पेंशनर्स के बीच पेंशन की गणना में कोई अंतर ना हो, जिससे समान लाभ पैरिटी सुरक्षित हो सके। ठीक है, अब देखिए कभी कोई पुराना व्यक्ति रिटायर हुआ तो उसको काफी पेंशन मिलेगी उसमें, और नए पेंशनर्स जो नए अभी रिटायर हुए हैं उनमें कोई यहाँ पर अंतर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड है। ठीक है, अब बच्चों की शिक्षा और सहायता। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पेंशनर्स के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता यानी कि एजुकेशन अलाउंसेस में वृद्धि हो सकती है। एक भत्ता मिलता है, आपको पता है, जो शिक्षा से रिलेटेड होता है। ठीक है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो महंगाई के हिसाब से कुछ वृद्धि हो उनके अलाउंसेस में। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो फिलहाल ये 5 पॉइंट्स थे जो कि पेंशनर्स के लिए थे। ठीक है, आपके अगर 8 पे कमीशन 2026 में लागू होती है तो जो कर्मचारियों को तो फायदा होगा, लेकिन पेंशनर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है, और वो भी सीधा फायदा होगा। जो फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए होगा वही पेंशनर्स के लिए होने वाला। अगर वो 2.86 से लागू होता है तो आपकी पेंशन 2.86 से गुणा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
ये मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से है। वैसे आप अगर सटीक नियम से निकाले तो 1.92 से ही निकाले, ठीक है। 1.92 जो मैंने आपको एक प्रूफ करके एक वीडियो में बताया है, कुछ ये वीडियो था, आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखिए, आपको पूरा साबित हो जाएगा कि 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन कैसे आया था, 7 पे कमीशन से 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर या फिर सैलरी कैसे बढ़ेगी, पूरा बताया गया मैंने, ठीक है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, फिर से आगे वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।